चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं अपने इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे एडवांस स्टडी, हमारा पर्यावरण और उसका सामान्य परिचय। अभी तक जो हम चर्चा करते आए थे वह एक सामान्य चर्चा थी। उसमें हम एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे थे, चाहे वो हमारी राज्य व्यवस्था से संबंधित जानकारी हो, इतिहास से संबंधित जानकारी हो, और कुछ हम खेल कूद वगैरह, ये जो भी चैप्टर है प्रारंभिक अपने टेट 3 MP टेट के हिसाब से पढ़ रहे थे। और यहाँ पर जो है एडवांस स्टडी की हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और आइए हम एक एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है इस पर्यावरण का। बहुत ही ध्यान से आपको वीडियो को देखना है और सुनना है। मैं कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स आपको बिना पूछे ही यहाँ क्लियर हो जाए। चलिए, पहला पॉइंट है उन सभी प्रभावकारी दशाओं का कुल योग जिसमें जीव निवास करता है पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण कहलाता है, ये एच फिटिंग ने कहा है, तो ये तो कोई नई बात नहीं है। पर्यावरण को परिभाषित अनेक विद्वानों ने किया है और हम सब ने उसको विस्तार से प्रारंभिक वीडियो में चर्चा किया। यहाँ पर फिर से एक बार पर्यावरण की परिभाषा एच फिटिंग ने बताई है। समस्त जीवों की क्रियाओं को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जैविक परिस्थितियों का योग ही पर्यावरण है। बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि इस संसार में जितने भी अजैविक जैविक घटक हैं उन सब के अंतर संबंध के परिणाम को ही हम पर्यावरण कहते हैं। अगर उनका अंतर संबंध अच्छा है तो पर्यावरण अच्छा है, अगर उनका अंतर संबंध अच्छा नहीं है तो पर्यावरण भी अच्छा नहीं है। ये इसकी मूल भावना है पर्यावरण की परिभाषा की। चलिए, पर्यावरण का निर्माण करने वाले प्रमुख 5 तत्व बताए हैं। मिट्टी है, मिट्टी खनिज सेल, जल वायु ऊर्जा और जीव, वही जैविक और अजैविक घटक हो गए। मुख्य रूप से पर्यावरण के 2 घटक बताए गए हैं, जिसकी चर्चा जिस मैं कर ही रहा था कि पर्यावरण के प्रमुख 2 घटक हैं। एक है आपका जैविक, पर्यावरण के 2 घटक हैं आपके। एक है आपका जैविक जिसको हम बोलते हैं बायोटिक, और दूसरा है अजैविक। दूसरा है अजैविक, अजैविक घटक एबायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये 2 घटक हैं हमारे पर्यावरण के, और इन दोनों से मिलकर ही हमारा पर्यावरण बनता है। जैविक घटक में कौन कौन आते हैं? जीव जंतु आते हैं। जीव जंतु जिनके अंदर जीवन है। जीव जंतु का मतलब होता है जिसमें आपके जंतु एनिमल्स और आपकी वनस्पति। क्लियर? इन 2 को छोड़ दो तो बाकी सब किस में आ जाते हैं? अजैविक घटक में आ जाते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता। जीवन नहीं होता। एक चीज समझना, ये अजैविक घटक ऐसे होते हैं जिनके बिना ये जैविक घटक हो ही नहीं सकते। यानी जैविक घटकों के अस्तित्व के लिए अजैविक घटकों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही जैविक घटक बाद में अजैविक घटक की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वनस्पति सूख गई, तो सूखने के बाद वो क्या हो जाती है? अजीवित हो जाती है, मृत हो जाती है। कोई जंतु है, जिंदा है, जीवन है, जैविक है, मरने के बाद में वो भी जीवित नहीं रहता, अजैविक हो जाता है। आपको पता है कि ये जो वनस्पति है वो अगर समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, सूख जाती है, बाद में दब जाती है मिट्टी में, धीरे 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 इस वनस्पति से क्या बन जाता है? कोयला। कोयला एक पत्थर जैसा ही होता है, और कोयला पत्थर क्या है? अजैविक घटक हो जाता है। ऐसे ही इसी से हीरा बन जाता है। अब हीरा को कौन जैविक घटक कहेगा? अजैविक घटक है। तो इसका मतलब है कि ये इसमें परिवर्तन हो जाते हैं और ये इसमें। ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ संयोग होता है अजैविक घटकों का कि वो जैविक हो जाता है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि
जैविक घटक बिना अजैविक के संभव ही नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं कि जैविक और अजैविक के बीच में एक गहरा संबंध है और इसी संबंध का परिणाम है पर्यावरण, इन्वायरमेंट। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन में तीसरे घटक के रूप में हम लोग सांस्कृतिक घटक को भी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पर्यावरण की परिभाषा बहुत बड़ी है। सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण जिसको आप कहते हैं, है ना। सांस्कृतिक में आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मानव आवास आ जाता है, बस्तियां आ जाती हैं, मानव की कला संस्कृति आ जाती है, धार्मिक दशाएं आ जाती हैं, सामाजिक पर्यावरण में सामाजिक दशाएं आ जाती हैं, राजनीतिक पर्यावरण में राजनीतिक दशाएं आ जाती हैं। जो कुछ भी आपके चारों तरफ है वो आपको प्रभावित करता है, वो सभी दशाएं, उन सभी दशाओं का योग ही पर्यावरण है। तो यह ये अपने आप में बहुत बड़ी परिभाषा लिए हुए है। यहाँ फिर से एक बार इसमें जैविक और अजैविक घटकों के बारे में बताया है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज़ समझने में कोई थोड़ी बहुत देरी लग रही होगी, समझ में आ गया होगा कि कौन इस दुनिया में जैविक है और कौन अजैविक है। एक तीसरा भी यहाँ पर घटक है जिसे हम अपघटक कहते हैं। तीसरा एक घटक और है इन सबके नीचे है, उसके बोलते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। अपघटक यानी ये जो अपघटक होते हैं ये बैक्टीरिया होते हैं। शैवाल और बैक्टीरिया और कवक, ये दोनों बेसिक अपघटक हैं। याद रखना, कई बुक्स में कवक बैक्टीरिया को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। कई बार हम ये समझते हैं कि डिकम्पोजर जो होते हैं, अपघटक होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया होते हैं, पर ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया के अलावा कवक भी यहाँ पर डिकम्पोजर होते हैं। तो इस बात को हमें विशेष रूप से याद रखना है। कवक मतलब फंजाई, फंगस, है ना, फंगस, फफूंद इसको हम कहते हैं। ये सभी क्या है, अपघटक हैं। ध्यान रखना है। अपघटक काम कहाँ करते हैं, इन दोनों पर ही अपघटक काम करते हैं, खासकर जैविक घटकों पर। जैविक जब अजैविक बन जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो इनको समाप्त करने में जो भूमिका होती है वो अपघटकों की होती है। अपघटकों को इस प्रकृति का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, क्योंकि ये इस प्रकृति की सफाई करते हैं। अगर कोई जीव मर जाता है, मरने के बाद यदि अपघटक काम नहीं करेंगे तो उसमें इतनी सारी बदबू होगी कि हम वहाँ बैठ भी नहीं पाएंगे, निकल भी नहीं पाएंगे। तो उसे जमींदोज करने का जो काम करते हैं वो अपघटक करते हैं। तो इसीलिए इसमें हमारे अपघटक महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये पूरी लिखी हुई है। पेड़ पौधे सब है। मानव जीविका विभिन्न पर्यावरण घटकों में अंतर संबंध है, इन्हें ऐसे समझिए। प्राकृतिक वनस्पतियां जैविक घटक है ना, इसमें औषधि वन वगैरह सब आते हैं। खनिज पदार्थ मानव जीवन, भूगर्भीय खनिज अयस्क औद्योगिक विकास ये तो आवश्यक है। शक्ति संसाधन आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं जो मिनरल्स हैं वो हमारे जीवन में जरूरी है। जल संसाधन है, मानव जीवन है। बिल्कुल, मानव के जीवन में जल का तो भाई कहना ही क्या, बड़ा स्थान है। जल तो जीवन है और जल के बिना तो संभव ही नहीं कोई काम। ऐसे ही खनिज है, आज की डेट में खनिजों के बिना भी संभव नहीं है। खनिज तो हमारे शरीर का भी हिस्सा होते हैं। केवल खनिजों का मतलब ये नहीं है कि लोहे से हमने कुर्सी बना ली, है ना, हमने कोई गाड़ी बना ली, हमने कोई मशीनरी बना ली, वो तो है ही। तावा है, लोहा है, चांदी है, सब है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी खनिज होते हैं। जैसे आयरन होता है, हमारी बॉडी में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। तो ये सब हमारे बॉडी के अभिन्न अंग हैं। ये मिनरल्स हमारे बॉडी के भाग हैं ये। तो हमारे जीवन में उनका महत्व क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि जो नेचुरल हमारे शरीर में है, अगर वो कम हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाएंगे। सिंपल। जल का तो महत्व है ही। मैदान, मैदान मैदान तो सभ्यता का पालना कहा जाता है। अनाज का पालना कहा जाता है। अनाज का कटोरा कहा जाता है मैदानों को, क्योंकि मैदान मतलब समतल भूमि, और वहीं पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। और जहाँ खेती बाड़ी होती है वहीं पर लोग निवास करते हैं, और जहाँ निवास करते हैं वहीं सभ्यताएं पनपती हैं। तो इसीलिए मैदान को हम सभ्यता का पालना कहते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे पुराने गांव हैं, जितने भी पुराने नगर हैं,
वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। नदी के किनारे बसे हुए हैं क्योंकि सबसे पहले हमें जल की आवश्यकता होती है, और जल की आवश्यकता की पूर्ति सबसे ज़्यादा हमें नदियों के माध्यम से ही होती थी। तब पहले जब हम देखते हैं पुराने ज़माने में, तब कोई हैंडपम्प या ऐसा कोई नलकूप जैसी कोई घटना, मतलब ऐसी कोई मशीनरी हमारे पास नहीं थी, पानी निकालने वाली बोरवेल नहीं था। लेकिन आज वो सब हैं। तो इसीलिए जो पुराने गांव हैं वो सभी नदियों के किनारे हैं। आज अगर हम बड़ी बड़ी सभ्यताओं की बात कर लें तो वो नदियों के किनारे ही उन सभ्यताओं का विकास हुआ है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। मैं कहता हूँ विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे भारत की इंडस सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहले लोगों ने सिंधु नदी के आसपास रहना प्रारंभ किया। इस सिविलाइजेशन का मैक्सिमम जो पोर्शन है वो पाकिस्तान में है, और अच्छा खासा जो इसका हिस्सा है वो भारत में भी है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, जम्मू कश्मीर में है। तो ये हम कह सकते हैं विश्व के जितनी भी सभ्यताएं हैं वो किसी न किसी नदी के मैदान में ही पनपी हैं, क्योंकि पानी भी है नदी की वजह से और उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, तो अनाज उत्पादन भी वहां पर होता है। तो मैदान तो अनाज के भंडार कहे जाते हैं। जैसे पर्वत जल के भंडार हैं, ऐसे ही मैदान अन्न के भंडार हैं, पठार खनिजों के भंडार हैं। तो तीनों के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि इनको क्या क्या हम लोग कहते हैं। चलिए अब हमारा नया टॉपिक आ गया है और उसका नाम है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। आइए इसको हम लोग समझते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी ये इकोलॉजी शब्द है, हिंदी में इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी ये हमारे पर्यावरण अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन है। इसी के अंदर हम पारिस्थितिकी तंत्र को भी पढ़ते हैं, इको सिस्टम को पढ़ते हैं, इको सिस्टम को पढ़ते हैं। इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है उसको हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए आइए मैं शुरू कर देता हूं अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। विज्ञान की वह शाखा जो संपूर्ण जीव जगत के घटकों में परस्पर तथा सजीव वर्ग का अपने पर्यावरण से सहसंबंध का अध्ययन करती है, वही हमारी पारिस्थितिकी है। यानी जैसे मैं भी कह रहा था कि इस पर्यावरण में अजैविक और जैविक घटकों के बीच में एक अंतर संबंध है। इस अंतर संबंध को बताने वाला एक विज्ञान है, बताने वाला एक विषय है, उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। जैविक अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंध को तो हम पर्यावरण की श्रेणी में लाते ही हैं, पर इसको स्टडी करने वाला जो सब्जेक्ट है, इसको हमें पढ़ाने वाला जो सब्जेक्ट है, वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी, इकोलॉजी पारिस्थितिकी जीव समुदाय और वातावरण के बीच का अंतर संबंध है। सरल भाषा में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल द्वारा किया गया था। इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले 1896 में जर्मनी के वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैकल। तो हम अर्नेस्ट हैकल का नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द को दिया है। हैकल, अर्नेस्ट हैकल कहाँ के थे? जर्मनी के। क्लियर? पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द जो है ना वो यूनानी शब्द है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इको है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है इकोलॉजी। देखिए इको प्लस लोगस, और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि आपके घर, आपका घर, इको मतलब घर है ना, घर, और लोगोस का मतलब जानकारी, अध्ययन। तो आपके घर के बारे में जो अध्ययन है वही इकोलॉजी है। यह एक यूनानी शब्द है।
पारिस्थितिकी वास्तव में जीव मंडल में अपने पर्यावरण का अध्ययन करती है। इसको जरा समझिएगा। हमारा घर मतलब हमारी प्रकृति हमारा घर है और उसकी जानकारी जो हमें दिलाता है वो है इकोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी वास्तव में जीव मंडल में अपने पर्यावरण का अध्ययन करा देती है हमको। पारिस्थितिकी तंत्र या इसको पारितंत्र भी कहते हैं। पारिस्थितिकी को एक दूसरा शब्द भी हम देते हैं पारितंत्र। अगर कहीं पारितंत्र लिखा है तो गलत नहीं लिखा है, पारितंत्र गलत नहीं लिखा है। इकोसिस्टम को पारितंत्र कहते हैं, याद रखना। पारिस्थितिकी तंत्र भी कह सकते हैं, पारितंत्र भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो पर्यावरण की एक व्यापक धारणा है। किसी भी आकार की किसी भी क्षेत्रीय समय इकाई में भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखिए ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी है उसकी स्टडी इकोलॉजी में करते हैं। पूरी पृथ्वी जिसमें महासागर भी है, महाद्वीप भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, मैदान भी है, उन सब में जीव जंतु रहते हैं। वहां सब जगह आप देखेंगे अजैविक घटक हैं और उनके बीच में एक अंतर संबंध है। तो एक बड़ा सा घर है, पूरी पृथ्वी एक घर है और उसका अध्ययन हम करते हैं। अर्थात इकोलॉजी एक बड़ा शब्द है, इकोलॉजी एक बड़ा एस्पेक्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर, इस बड़े घर के अंदर छोटे छोटे घर हैं। उन छोटे छोटे हिस्सों को हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे इकोलॉजी के अंदर कई इकोसिस्टम हो सकते हैं। जैसे मेनली 2 इकोसिस्टम जैसे बोल लूं, प्राकृतिक पारितंत्र बोल सकता हूं मैं, पारितंत्र लिखने में आसानी है। दूसरा मानव निर्मित पारितंत्र। क्लियर? तो आप देख रहे हैं इकोलॉजी एक बड़ा शब्द है, यानी ये इकोलॉजी है, ये पूरा इकोलॉजी है और इसके अंदर ये पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। ये आ रहा है समझ में? ये पता चला कि जल का इकोसिस्टम है ना, वाटर इकोसिस्टम है, ये स्थल इकोसिस्टम है, ये घास का इकोसिस्टम है, ये तालाब का इकोसिस्टम है। इस प्रकार से ये खेत का इकोसिस्टम है। तो मतलब ये है इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। कॉन्सेप्ट समझने का ये है कि इकोलॉजी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस इकोलॉजी के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, चलिए पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम जो शब्द है वो सबसे पहले 1935 में एजी टेंसले ने यूज किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एजी टेंसले। ये शब्द जो दिया है वो दिया है एजी टेंसले और ये अर्नेस्ट हैकल, याद रखेंगे अर्नेस्ट हैकल। दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। अर्नेस्ट हैकल ने एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को बताया था जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं और इस इकोलॉजी के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हें इकोसिस्टम कहते हैं। और ये इकोसिस्टम जो वर्ड दिया है वो एजी टेंसले ने दिया है। इज इट क्लियर? तो यहां तक स्पष्टता आपकी आई होगी। आगे बात करते हैं। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। देखिए कहीं भी इकोसिस्टम पनपता है तो उसको समय चाहिए होता है और फिर वो एक बार अगर वहां पनप गया तो वो बहुत समय तक स्थिर रहता है। इसीलिए कोई भी इकोसिस्टम होता है उसे हम समस्थिति में पाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए ये पृथ्वी तो इकोलॉजी है पूरा, हम तो इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने घास के मैदान को ले लिया, मैंने एक घास का मैदान ले लिया, ठीक, घास का मैदान ले लिया। अब घास का मैदान है, घास के मैदान में घास है, घास के मैदान में घास को खाने वाले
कीड़े हैं, कीड़ों को खाने वाले बड़े जीव हैं, बड़े जीवों को खाने वाले और बड़े जीव हैं। यानी एक घास के मैदान में घास है, घास के साथ में खरपतवार भी है। घास को खाने वाला शाकाहारी है, शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी है, मांसाहारी को खाने वाला उच्च मांसाहारी है, और सबको समाप्त करने वाला अपघटक है, डिकम्पोजर है। तो इतना सारा ये डेवलपमेंट होगा तो इसमें काफी टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में ये घास बन के तैयार हो गया और उसमें सब हो गए शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, अपघटक, ऐसा नहीं है। सैकड़ों वर्ष लगते हैं एक इकोसिस्टम को बनने में, और फिर सैकड़ों वर्ष तक वो इकोसिस्टम जिंदा रहता है। तो घास का मैदान बना तो ऐसा तो नहीं कि अचानक वो मिट गया, वर्षों तक रहेगा, वर्षों तक उस पर जीव जंतु रहेंगे, उनकी अपनी एक आश्रितता रहेगी, एक दूसरे पर निर्भरता रहेगी, एक दूसरे पर निर्भरता भोजन के लिए होगी, आवास के लिए होगी, अपनी जिंदगी जीने के लिए होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी जो इकोसिस्टम होता है वह स्थिर समस्थिति में होता है, क्योंकि वो ऐसे ही मिटने वाला नहीं है। जैसे समुद्र का इकोसिस्टम है, तो समुद्र तो कितना स्थिर इकोसिस्टम है, महासागरों का इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्थिर इकोसिस्टम होता है, वो तो अभी हाल फिलहाल हिलने वाला है नहीं। तो इसे क्या कहेंगे आप कि वह समस्थिति में होता है। क्लियर हो गया। दूसरा, यह एक विपरीत और गतिक तंत्र होता है। टेंसलेन ऐसे खुला तंत्र का है जो विभिन्न आकार और प्रकार का होता है। देखिए कोई भी इकोसिस्टम होता है गतिज होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि घास जैसे मान लीजिए इकोसिस्टम है तो इसमें परिवर्तन होता रहेगा। आज यहाँ छोटी घास है, कल लंबी घास हो जाएगी। घास को खाने वाले टिड्डा है, कल बकरी होगी, भेड़ होगी, कल घोड़ा होगा, हाथी होगा, कुछ भी होगा, मतलब इसमें चेंज होता रहता है, गतिशीलता होती है। हो सकता है घास का मैदान पहले से बड़ा हो रहा है, पहले से उसमें जीवों की संख्या बढ़ रही है, या पहले से छोटा हो रहा है, जीवों की संख्या कम हो रही है, यानी वो गतिज हो रहा है। अच्छा, इसमें जो पहले से जीव है वो तो है ही, एक नई जीव की एंट्री हो सकती है, जो जीव वहां रह रहे हैं उनकी संतान जो जीव है उनकी एंट्री हो सकती है, एक नए जीव की एंट्री हो सकती है जो पहले था ही नहीं, उसमें उसके माता पिता भी नहीं थे, नया जीव आ गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी इकोसिस्टम होता है वो स्थिर, मतलब वो स्थायी नहीं है। स्थिरता तो उसमें है पर वो एकदम जड़ नहीं है, वो गतिशील है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। ध्यान रखना, समस्थिति अलग चीज है और गतिशीलता एक अलग चीज है। इसको आप ऐसे मत सोचना कि अभी हम कह रहे थे कि वो समस्थिति है और आप कह रहे हैं सर गतिशीलता है। नहीं, समस्थिति का मतलब बहुत समय तक वो अस्तित्व में रहता है, इसलिए वो समस्थिति रहती है, उसकी स्थिरता रहती है, पर उसमें गतिशीलता है, मतलब उसमें जो आत्मनिर्भरता है, जो एक दूसरे पर जो इंडिपेंडेंट होते हैं जीव और पर्यावरण के और भी घटक, वो सब चेंज होते रहते हैं, गतिशीलता है। राइट, कुछ जन्म ले रहे हैं, कुछ मर रहे हैं, उसमें ये खुला है, इसमें कोई भी चेंज होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में दो श्रेणियां हैं, जैविक और अजैविक, बता चुका हूं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम या पारितंत्र में जीव निर्जीव वस्तुएं इस प्रकार परस्पर संयोग करते हैं कि एक संतुलित अवस्था बनी रहती है। यह स्वयं भी अपने आप को नियंत्रण रखता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर लूं, जैसे हम यहाँ इस कमरे में हैं, एक इकोसिस्टम है इसका, इसमें मैं सांस ले रहा हूं, यानी मैं ऑक्सीजन को लेना चाहता हूं, ऑक्सीजन को मैं ले रहा हूं, मैं इसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड को बदले में छोड़ रहा हूं। मान लीजिए मेरे सामने गमले रखे हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है और मुझे गमलों से ऑक्सीजन की जरूरत है, तो मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड को दे रहा हूं। तो ये क्या है, ये निरंतरता है, ये निरंतरता बनी रहती है, एक संतुलित अवस्था बनी हुई है। जैसे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है, लगभग आप बचपन से यही पढ़ते जा रहे हैं कि नाइट्रोजन है आपका 78%, ऑक्सीजन है आपका 21%, कार्बन है 0.03%। तो ये क्या है, बचपन में हमारे पिताजी ने भी यही पढ़ा, उनके पिताजी ने भी यही पढ़ा, हम भी यही पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी यही पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस संगठन में, इस पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ चीजों में बहुत ही स्थिरता है, संतुलित अवस्था है। ठीक है, हालांकि इसमें ये जो चीजें हैं संतुलित अवस्था में ज्यादा कोई फेरबदल इनमें होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि इसमें हम संतुलित अवस्था पाते हैं इकोसिस्टम में।
जीवों, बायों, सभी जीवों का समूह, वनस्पति तथा प्राणी जो एक साथ एक इकाई के रूप में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीवों कहते हैं। जीवों, जीवन है जिनमें, उस जीवन किसमें? जंतु और वनस्पति। जंतु कितने हैं? बहुत सारे जंतु हैं। जंतु दो प्रकार के होते हैं, अकशेरुकी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतु हैं, प्लस कशेरुकी जिनकी रीढ़ की हड्डी है। और उनके सारे कितने सारे उनके क्लास हैं, कितनी सारी फैमिलीज हैं, वो सब ऐसे वनस्पति हैं। वनस्पति भी ऐसे की कैटेगरी की होती हैं। तो वो सब इन सारे समूह को हम क्या कहते हैं? जीवों कहते हैं, बायोम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के विशेष समूह को इकोनिक कहते हैं। चलिए, इकोसिस्टम के जीवों के विशेष समूह का मतलब जैसे भेड़ियों का विशेष समूह है, बकरियों का कोई समूह तो विशेष है, तो इसे हम इकोनिक कहते हैं। जैसे कहीं घास के मैदान है और वहां सिर्फ और सिर्फ बांस की घास है तो वो इकोनिक है, यूनिक है, इसे उसको इकोनिक कहते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में जीवों के विशेष समूह को हम क्या कहते हैं? इकोनिक कहते हैं। निवास स्थल के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का हो सकता है, जैसे मैंने बताया, एक जलीय हो सकता है, एक जलीय पोज कर दिया, एक जलीय हो सकता है और एक स्थलीय हो सकता है। जलीय हो सकता है और स्थलीय हो सकता है। तो निवास स्थान के आधार पर इकोसिस्टम कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के हो सकते हैं। एक स्थलीय हो सकता है और दूसरा जलीय हो सकता है। दो ही तो है, दो ही जगह यहाँ जीवन है ज्यादातर। या तो स्थल पर लोग रहते हैं, मतलब जीव जंतु रहते हैं, या फिर वो जल में जीव जंतु रहते हैं। तो घर दो ही जगह होगा, या तो जल के भीतर होगा या जल के बाहर होगा, स्थल में होगा। तो इसीलिए जो इकोसिस्टम होते हैं बेसिकली वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? निवास स्थान के आधार पर, ध्यान रखना, निवास स्थान के आधार पर। तो पार्थिव मतलब स्थलीय और दूसरा जलीय। पार्थिव जो तंत्र होता है वो भी चार भागों में बटा है। जरा मैं फिर यहां से आपको बताता हूं, इसमें थोड़ा सा साफ करके। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी मैं इसको पारितंत्र लिख रहा हूं, ठीक है? आप इसके पारितंत्र पढ़ें। पारितंत्र, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बेसिकली आवास के आधार पर दो प्रकार का है। या तो वो स्थलीय है, पार्थिव जिसे मैं बोल रहा था अभी, या फिर वो कैसा है? जलीय है। ठीक है? स्थलीय में क्या हो सकता है? स्थलीय में पहाड़ का हो सकता है, उच्च स्थलीय इकोसिस्टम। उच्च यानी पहाड़ कह सकते हैं, आप पर्वत कह सकते हैं। उच्च स्थलीय पारितंत्र। क्लियर? दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है निम्न स्थलीय। निम्न स्थलीय पारितंत्र, मतलब मैदानी पारितंत्र कहेंगे इसको। और इसमें तीसरा आप कह सकते हैं उष्ण रेगिस्तानी पारितंत्र। गरम या उष्ण एक ही बात है। गरम रेगिस्तानी पारितंत्र। ठंडा शीत रेगिस्तानी पारितंत्र हो सकता है। ऐसे ही ये आपके स्थलीय पारितंत्र हो सकते हैं। ठीक है? जैसे उच्च स्थल, पर्वतों पर, पहाड़ों पर जीव जंतु रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। उनके जीवन यापन करने की जो कला है उसी को तो हम इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसे ही मैदानी भाग में आप चले जाइए, वहां भी जीव जंतु रहते हैं, वहां भी जैविक अजैविक घटक के बीच में अंतर संबंध है, तो उसको हम क्या कहेंगे? निम्न स्थलीय। ऐसे रेगिस्तान दो प्रकार के हैं, ठंडे गर्म। जैसे हमारे भारत का थार मरुस्थल है वो गर्म है, और ऐसे ही लद्दाख लेह मरुस्थल है वो कैसा है? ठंडा है ना? तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे मरुस्थल है जो ठंडे हैं, बहुत सारे मरुस्थल है जो गर्म है। और वहां पर
जैसा है वैसे जीव जंतु रहते हैं। ठंडे मरुस्थल में रहने वाले जीव उस प्रकार से रहते हैं जो उनके रहने के लिए ठीक, और जो गर्म मरुस्थल में रहते हैं वो उस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए, जलीय पारितंत्र दो प्रकार के हैं। जली में दो प्रकार का पारितंत्र है। कौन सा? एक है स्वच्छ या अलवणीय। स्वच्छ को क्या कह देते हैं? अलवणीय। अलवणीय पारितंत्र, और इसको क्या कहेंगे आप? लवणीय, यानी समुद्री पारितंत्र। अब इसमें अलवणीय में क्या आ जाएगा आपका? नदी का पारितंत्र आ जाएगा, तालाब का आ जाएगा, है ना, और इसमें आपका नदी, तालाब, झील का आ जाएगा। ये सब कैसे? और लवणीय पारितंत्र है। ऐसे ही लवणीय पारितंत्र में क्या आ जाएगा? समुद्र आ जाएगा, महासागर आ जाएगा, कोई खारे पानी की झील आ जाएगी इसमें जो लवण है। तो ये पारितंत्र होते हैं और इन सबको हम अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे उच्च स्तरीय में हम लोग पर्वतीय, पठारीय इको सिस्टम पढ़ते हैं, निम्न में घास का मैदान पढ़ लेते हैं, जंगल का इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं, घास का इकोसिस्टम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करके इनके उपभाग कर सकते हैं और यहाँ भी हम उपभाग कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी जीव रह रहे हैं वहां का वो इकोसिस्टम है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या नदी का जो पारितंत्र है, नदी का जो इकोसिस्टम है वो अलवणीय है, तो आप कहेंगे यस। कोई आपसे पूछता है कि झील का इकोसिस्टम लवणीय है या लवणीय है, तो आप कहेंगे अलवणीय है। समुद्र का इकोसिस्टम कैसा है, तो आप कहेंगे लवणीय है, खारे पानी का है। तो ऐसे करके आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, सागरीय इकोसिस्टम तंत्र में खुले सागरीय, तटीय। अब सागर का इकोसिस्टम भी कई प्रकार से है। जैसे सागर के तट के पास में जब आपके एस्चुरी बन जाते हैं, डेल्टा बन जाते हैं, वहां पे जीव जंतु रहते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम हो गया। एक महासागर की गहराई में जीव जंतु रहते हैं, वो वहां का इकोसिस्टम हो गया। एक प्रवाल भित्ति होती है, कोरल होता है, हम पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो एक कोरल प्रवाल भित्ति होती है, वहां का ही इकोसिस्टम है, क्योंकि चूने की जो भित्ति बनी होती है, चूने की जो चट्टान बनी होती है, जिसे हम कोरल की चट्टान कहते हैं, वहां पर जीव जंतु पनप जाते हैं। वहां का जीवन जीने का तरीका उनका अलग होता है। तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे कि प्रवाल भित्ति का इकोसिस्टम। तो सागरी तटीय इकोसिस्टम, खुले सागर का इकोसिस्टम, गहरे सागर का इकोसिस्टम, डेल्टा पर होने वाला इकोसिस्टम, नद ज्वार नद मुखी पर, एस्चुरी पर बनने वाला इकोसिस्टम। क्योंकि हर जगह जीव रहेगा, अलग स्टाइल में रहेगा। मुंबई का आदमी अलग टाइप से रहता है, मुरैना का आदमी अलग टाइप से रहता है, अमेरिका में आदमी अलग टाइप से रहता है, वो उसका इकोसिस्टम, ये हमारा इकोसिस्टम है। तो आपका घर और आपका घर में रहने का तरीका, आपके जीवन जीने की शैली, वही आपका इकोसिस्टम है। कोई भी जीव हो, ताजे जल वाले इकोसिस्टम में नदी, झील, तालाब, दलदल, तो ये सब समझ में आ गया। ये इकोसिस्टम के टाइप है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। ओके, स्वपारिस्थितिकी एकल प्रजाति का किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अध्ययन, पारितंत्र में अध्ययन, यानी स्वपारिस्थितिकी ये कॉन्सेप्ट है। जैसे एक स्वपारिस्थितिकी शब्द आता है, एक समपारिस्थितिकी आता है। तो स्वपारिस्थितिकी का मतलब होता है एकल प्रजाति। जैसे किसी इकोसिस्टम में हम केवल एकल प्रजाति का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी इकोसिस्टम। जैसे पानी है, पानी में मछली का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो एकल प्रजाति का अध्ययन हो गया, तो उसे कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। और समपारिस्थितिकी का मतलब है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय का अध्ययन करते हैं, यानी उसमें किसी एकल प्रजाति का अध्ययन नहीं करते, सभी जितने भी जैविक है, केकड़े भी हैं उनका भी अध्ययन कर रहे हैं, मछली है उनका भी अध्ययन कर रहे हैं, मगरमच्छ है उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। तो वो पानी के अंदर जितने भी जीव रह रहे हैं उन सबका अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको समपारिस्थितिकी कहते हैं। लेकिन अगर किसी एकल ही प्रजाति का स्पेशल अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। ऐसे ही बायोम पारिस्थितिकी है, वनस्पति एवं जीवों के समस्त क्रियाशील समूह, जैसे हरे पौधे जिनमें सर्वाधिक होते हैं, उसे बायोम पारिस्थितिकी कहते हैं। समुदाय पारिस्थितिकी, पौधे और जंतुओं के विभिन्न जाति जीवों के समूह में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं, उसे क्या कहते हैं? समुदाय, ग्रुप पारिस्थितिकी।
संरक्षण पारिस्थितिकी प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसका अगर आप स्टडी करते हैं तो इसे कहते हैं संरक्षण, कंजर्वेटिव इकोसिस्टम। मैंग्रोव पारिस्थितिकी, मैंग्रोव इकोसिस्टम यानी जो आपके डेल्टाई भाग है, समुद्र के किनारे पर जहाँ नदियां अपना पानी गिराती हैं, वहां पर बहुत सारा मिट्टी का जमाव कर देते हैं, उसको हम डेल्टा कहते हैं। वहां पर क्या है, पानी भरा रहता है, दलदल कीचड़ रहता है, वहां पर वैसे ही जीव पनप जाते हैं जो कीचड़ में रहने के लिए उपयुक्त हैं, तो वहां का एक सिस्टम बन जाता है। तो वहां के इकोसिस्टम को डेल्टा इकोसिस्टम कहते हैं। वहां पर एक खास प्रकार की वनस्पति हो जाती है जिसे मैंग्रोव कहते हैं, तो वहां के इकोसिस्टम को हम क्या कहने लगते हैं, मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो इस प्रकार से ये एक टाइप है इकोसिस्टम का। बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, जितने आप सोच रहे हैं सब टाइप हैं इकोसिस्टम के। अन्य रूप है मानव पारिस्थितिकी, जंतु पारिस्थितिकी, आवास पारिस्थितिकी, व्यवहार पारिस्थितिकी, बिहेवियर इकोसिस्टम भी होता है, पारितंत्र होता है। तो इस प्रकार से जैसे पर्यावरण की परिभाषा ना बहुत बड़ी है, वैसे ही इकोसिस्टम की, पारितंत्र की परिभाषा भी विस्तार से है। आगे जीव मंडल, वायोस्फीयर एक ऐसा बड़ा पारितंत्र है जिसमें अलग अलग, जीव मंडल क्या है, वायोस्फीयर बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस वायोस्फीयर में ना सारे जीव जंतु रहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा बड़ा पारितंत्र जिसमें बहुत सारे पारितंत्र हैं। क्लियर? यानी जीव मंडल एक बहुत बड़ा, जैसे पृथ्वी है एक पूरा जीव मंडल है और उसके अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं और सभी को अलग अलग व्यवस्थित करके पढ़ते हैं। यही आपका जीव मंडल है। यानी इकोसिस्टम से बड़ा कॉन्सेप्ट है बायोस्फीयर, याद रखना इसको। हमारी पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें सभी जीव समुदाय सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पर आश्रित होते हैं। सभी पृथ्वी पर वायु, स्थल और जलखंड है, आप लोग जानते हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी है। समस्त तत्वों की प्राप्ति हमें पृथ्वी से ही होती है। जीवधारियों को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कारक पारिस्थितिकी कारक कहलाते हैं, जैसे जलवायु संबंधी कारकों में प्रकाश है, ताप है, गैस है इत्यादि। पृथ्वी की सतह से संबंधित कारकों को स्थलाकृतिक कारक कहते हैं, ये मैं पहले अभी बता ही रहा था आपको। दूसरा, पृथ्वी पर समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हमारी पृथ्वी पर सूर्य है। सारे ग्रहों पर भी सूर्य ही है। 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप हमारा अगर है तो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा है। और पौधे अगर हमारे स्वस्थ हैं, वनस्पति हमारी स्वस्थ है, क्योंकि 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान है, तो हम भी स्वस्थ हैं, क्योंकि सभी जीवों का जीवन वनस्पति पर ही आश्रित है। तो वनस्पति स्वस्थ है तो पूरा जंतु जगत भी स्वस्थ है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एंजाइम का जम जाना, स्कंदन हो जाना, विकृतीकरण हो जाना, ये घटना होती है, पौधा नष्ट हो जाएगा। तो न तो पौधे के लिए कम तापमान चाहिए, न पौधे के लिए उच्च तापमान चाहिए। पौधे के लिए एक संतुलित तापमान, एक मिडिल में तापमान चाहिए, एक कहना चाहिए कि बहुत ही साधारण तापमान चाहिए, जैसे मैं 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में यहाँ पर व्याख्या कर रहा हूँ। तो अगर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो बहुत ज़्यादा तापमान हो गया और पौधे नष्ट हो, क्यों होंगे? क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो पौधों के अंदर से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र हो जाएगी, तो जैसे उनके शरीर का पानी बाहर निकल जाएगा। शरीर का पानी बाहर निकला तो डिहाइड्रेशन हो गया, तो डिहाइड्रेशन से जैसे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, ऐसे पौधे की भी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए तापमान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वायु में जलवाष्प की मात्रा को आपेक्षिक आर्द्रता से प्रदर्शित करते हैं। ये एक आर्द्रता वाला टॉपिक अलग बात है, वो हम आपको भी आगे चर्चा करेंगे। साधारण तो आर्द्रता का मतलब ये होता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जो नमी है उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करते हैं, अगली चर्चा हम इससे आगे कल करेंगे।